जैन बच्चों, आज मैं कक्षा 11वीं का अध्याय 12 प्रोविज़न एंड रिज़र्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रोविज़न और रिज़र्व जो चैप्टर है, जिस प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 30,000 रुपये है। अब वो इस पे चर्चा करता है कि सबसे पहले वो उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करेगा कि उसको एक अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं इनकम आय प्राप्त करता है तो वो सबसे पहले अपने खर्चों को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि वह उसको अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। तो उसके बाद ऑप्शन होते हैं कि वो किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा, कहाँ खर्च करेगा और कितना बचाएगा। ये सभी चीज़ें वो डिसाइड करेगा। तो मान लीजिए, लेकिन इस हमारे दैनिक जीवन में हमारी आय में से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि निश्चित हमको उस पर निश्चित राशि खर्च करना पड़ती है, जैसे खाने पीने के व्यय हुए और किसी तरह के जो टैक्सेस हैं, किसी तरह के बिल्स हैं, इनके लिए हमको निश्चित धनराशि खर्च करना पड़ती है हर बार। इस पर जो अमाउंट हम खर्च करेंगे, माना कि अगर इनकम 30,000 रुपये है, उसमें से 20,000 रुपये के ये अगर खर्चे हैं और इनको करना आवश्यक भी है, तो इस 20,000 को हम किसी भी तरह से कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको हमारी जो आवश्यक चीज़ें हैं इस पे पहले हमको खर्च करना पड़ेगा। बचा हुआ जो 10,000 रुपये है वो हम सेविंग के रूप में उसको सेव कर सकते हैं, जो कि आकस्मिक किसी भी कार्य का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए, किसी तरह के एक्सीडेंट के लिए, और अगर हमने मान लीजिए कुछ नया घर बनाना है या कुछ कार वगैरह या व्हीकल हमको परचेज़ करना है, तो उसके लिए हम इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। जब तक हम नहीं लेते हैं तब तक हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यय व्यापार में भी जो एक्सपेक्टेड है, जो सर्टेन है, जो कि होना ही है, जैसे मान लीजिए टैक्स हमको देना पड़ेगा, बैड डेट्स हैं और किसी तरह के निश्चित व्यय हैं, उनके लिए जो हम धनराशि खर्च करते हैं वो हम प्रोविज़न के अंतर्गत आएगा। और ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे या अनएक्सपेक्टेड बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा व्यापार में प्रतियोगी कोई आ जाए और हमारा लाभ कम हो जाए, कि उसके तुरंत हमको उस समय क्या डिसीजन लेके क्या करना पड़ेगा, कोई नई टेक्निक्स अगर क्या परचेज़ करना पड़ सकती है, या हमें किसी एक्सीडेंट्स में कुछ प्लांट या वगैरह का कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो उसके एवज में हमको कुछ नया लेके आना पड़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेड जो व्यय है या अनएक्सपेक्टेड बातें हैं, जैसे कोई हमारी जो ब्रांड है या हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो उसकी वजह से हमको कुछ नुकसान होगा, कि भरपाई करने के लिए हम जो व्यय करेंगे वो भी आपके अनएक्सपेक्टेड व्यय में आएंगे। तो इस तरह के व्यय के लिए जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व। तो एक बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रोविज़न को हमेशा हम लाभ होता है या हानि हो, व्यापार में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, प्रोविज़न को हमको बनाना ही पड़ते हैं व्यापार में, जबकि रिज़र्व को यदि व्यापार में लाभ होता है तभी हम रिज़र्व बनाते हैं। अब हम प्रोविज़न के बारे में देखते हैं। प्रोविज़न को आयोजन या प्रावधान कहते हैं। यदि व्यापारी क्रेडिट सेल करता है, अगर उधार कोई व्यापारी माल बेचता है तो देनदार बनते हैं, डेटर्स अगर बनते हैं तो ये कितना % भुगतान देंगे, क्या हमको पूरी रकम का भुगतान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अमूमन हमारे व्यापार में प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि यदि हम उधार माल बेचते हैं, कोई भी व्यापारी उधार माल बेचता है तो उसका 100% रिकवरी होना संभव नहीं होता है। कुछ ना कुछ पैसा किसी न किसी कारण से रुक जाता है या नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि दुकानदार दिवालिया हो जाए, हो सकता है कि कोई दुकानदार देने में समर्थ ना हो सकता है कि और कोई परेशानी हो या वो दुकान ही वहाँ से बंद करके कहीं चला गया हो। तो जो जिनको हमने उधार माल बेचा है उसका पूरा रुपया नहीं मिल पाता है, तो कुछ रकम जो है इसे हम बैड डेट्स कहते हैं, डूबत ऋण कहते हैं। इस अनिश्चित हानि, क्योंकि ये निश्चित तो है नहीं, हो सकता है 5% डूब जाए, ये निश्चित नहीं है राशि कि हर साल ही 5% डूबेगी। हो सकता है इस साल 5% डूब रही तो अगले साल 2% हो सकती है या 10% भी हो सकती है। तो ये राशि अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम पहले से ही प्रोविज़न
बनाते हैं तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। तो डेटर्स के लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना के रखते हैं। अगर हम लास्ट ईयर हमारा 5% डूबा था तो हम इस साल प्रोविज़न बना के रखेंगे कि कम से कम 5 तो डूबेगा, तो हो सकता है इस साल ज़्यादा हो सके तो 10 या 5%, लेकिन प्रोविज़न हम कम से कम लॉस जो है कम से कम करने की ही कोशिश रहती है। तो प्रोविज़न पहले से जो बनाए हुए होते हैं, पिछले साल जितने हुए हैं उसके अनुसार बनाए जाते हैं। आयोजन का आशय किसी स्थायी या चल संपत्ति के द्वारा नवीनीकरण के साथ किसी ज्ञात दायित्व को निर्धारित राशि का व्यवस्था करने से होता है। इसकी प्रोविज़न की विशेषता है कि ये ज्ञात हानि, माने हमको ये हानि मालूम होती है कि हमको टैक्स के लिए प्रोविज़न करना है या देनदारों के लिए प्रोविज़न करना है या किसी और भी दायित्व या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए हमको पहले मालूम तो होता है कि एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन कितने होंगे ये नहीं मालूम होता है। तो इसके लिए पहले से ज्ञात हानि होती है हमको। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको डेबिट साइड, जो फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि ये हानि के रूप में काम करता है। व्यापार में लाभ हानि प्रत्येक, चाहे व्यापार में लाभ हो चाहे व्यापार की हानि हो, दोनों ही दशा में इसको बनाया जाता है और ये वैधानिक अनिवार्य है। आवश्यकता से अधिक अगर प्रोविज़न बनता है तो उसको हम रिजर्व की श्रेणी में रखते हैं, यानी आवश्यकता से ज़्यादा अगर प्रोविज़न बन जाता है तो उसको हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में व्यापारी जो बनाता है प्रोविज़न, उसके कुछ एग्जांपल, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, जो कि देनदारों को उधार माल के बदले में कम मिलेगा उसके लिए बनाया जाता है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इन दोनों के लिए या तो आपको पैसा कम मिले या कम देना हो, दोनों के लिए बनाया जाएगा। एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स, सरकार को कितना टैक्स देना है, तो ये निश्चित नहीं होता है कि सेल्स हमारा हर वर्ष की बिक्री जो है वो बराबर हो, सेल्स अमाउंट इक्वल आए और उसी पर हमको सेल टैक्स या जीएसटी देना पड़े। कितना होगा ये डिपेंड करता है सेल्स पर। तो जिस तरह से सेल अनिश्चित होती है उसी तरह से टैक्स भी अनिश्चित होता है, इसलिए इसके लिए भी प्रोविज़न बनाया जाता है। प्रावधान प्रोविज़न के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे व्यापार की सही लाभ हानि ज्ञात करना, क्योंकि यदि हम प्रोविज़न नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट साइड नहीं लिखते हैं, तो हमको अपने व्यापार का सही लाभ या हानि नहीं ज्ञात होगा। दूसरा इसका उद्देश्य सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, क्योंकि प्रोविज़न का हम लेखा जोखा व्यापार में बैलेंस शीट में भी करते हैं, इस चिट्ठे में इसका एंट्री किया जाता है। तो बैलेंस शीट व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का द्योतक होता है, तो प्रोविज़न के बिना सही आर्थिक स्थिति नहीं होगी मालूम, इसीलिए हमको इसको बनाना पड़ता है। भविष्य में जो भी हानि होती हैं उसके लिए पहले से व्यवस्था करना प्रोविज़न का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि हमको अचानक किसी तरह की हानि के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़े और व्ययों के विभाजन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं रिजर्व। प्रोविज़न के बाद रिजर्व। प्रोविज़न जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न व्यापार में लाभ हो या हानि हो, दोनों ही दशा में हमको प्रोविज़न करना पड़ते हैं, अनिवार्य होता है। जबकि रिजर्व यानी कि संचय, इसको व्यापार में जब लाभ होता है तभी इसको बनाया जाता है। तो सामान्यतः संचय का आशय भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों के लिए कुछ धनराशि बचाकर रखने से लगाया जाता है, परंतु लेखाकर्म में इसका आशय लाभ के उस भाग से, देखिए लाभ के भाग से बोल रहे हैं, यानी कि केवल लाभ में से ही बनाया जाएगा। तो लाभ के उस भाग से लगाया जाता है जो ज्ञात या अज्ञात जोखिमों को दायित्वों या व्यवस्था के लिए अलग से रखा जाता है। तो संचय के लिए कुछ संचय की विशेषताएं हैं कि इसका निर्माण केवल लाभ होता है व्यापारी को तभी वो कर सकता है। इसे रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। इसका निर्माण ऐच्छिक होता है, या तो वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ये व्यापारी पे डिपेंड करता है। यह अज्ञात हानि या दायित्व के लिए बनाए जा सकते हैं। इससे बाहरी विनियोग करने पर इसको संचय कोष कहते हैं। यदि आपने रिजर्व है और रिजर्व आपके किसी काम के नहीं आ रहे हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने बनाया, लेकिन अब वो वर्कमैन कि किसी वर्कर को आपको किसी तरह की ना चोट हो रही है, ना चोट लग पा रही है, ना वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, 2-3 साल से वो रिज़र्व बढ़ते जा रहे हैं हर साल, लेकिन आप रिज़र्व अपना प्रॉफिट में से 2% 1% बना रहे हैं, तो इस रिज़र्व को, पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसको आप रिज़र्व फंड कहते हैं।
व्यापारी के द्वारा बनाए गए संचय के भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत करना, क्योंकि लाभों में से कुछ रकम किसी भी अनिश्चित हानि के लिए अगर पहले से बना ली जाए तो व्यापारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसको एक विश्वास मजबूत होता है। असामान्य हानि की पूर्ति के लिए, ऐसी हानि जो कि सामान्य नेचर की नहीं होती, जैसे बाढ़, अकाल या व्यापार में जैसे अभी इस वर्ष आपका लॉकडाउन हुआ, इसके कारण काफ़ी हानि हुई, इसको असामान्य हानि बोलेंगे। इसकी पूर्ति के लिए जिन व्यापारियों ने रिजर्व बनाए, संचय बनाए, वो फ़ायदे में रहे। जिन्होंने इस तरह के रिजर्व नहीं बनाए तो वो लॉकडाउन में या इस जो वर्तमान में 2020 में जो स्थिति बनी है उसमें उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। व्यवसाय विस्तार के लिए ये संचय बनाए जाते हैं, क्योंकि संचय जुड़ते जुड़ते रिटेन अर्निंग के रूप में एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और व्यापारी चाहे तो इसको कहीं और दूसरे व्यापार में अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए लगा सकता है। आकस्मिक संकट से बचने के लिए, अचानक कोई संकट आ गया या कोई प्रतियोगी आपके ही तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ जाता है तो आपको उस स्थिति में नए प्लांट की, नए डिज़ाइन की, नई टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके कारण आप उस समय रिज़र्व को प्रयोग कर सकते हैं। अब रिज़र्व के कई प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ रिज़र्व में पहला होता है कैपिटल रिज़र्व और दूसरा होता है रेवेन्यू रिज़र्व। तो रेवेन्यू रिज़र्व आपके दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल रिज़र्व। तो कैपिटल रिज़र्व में जो लाभ व्यवसाय के सामान्य लाभ से नहीं होता है उसको कैपिटल रिज़र्व कहते हैं। तो एक सामान्य लाभ जो व्यापारी का वो विक्रय से होता है और विक्रय के अलावा किसी भी तरह के अगर लाभ होते हैं तो उसको कैपिटल रिज़र्व कहते हैं। कैपिटल रिज़र्व के कुछ एग्जाम्पल, जैसे पूंजीगत लाभ में कैपिटल रिज़र्व में आपका आएगा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने कोई पुरानी मशीन थी उसको आपने लाभ में बेचते हैं, ये आपका पूंजीगत लाभ कहलाएगा। प्रॉफिट ऑन रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, अगर आपको डिबेंचर्स पे किसी तरह का लाभ होता है, अगर आपने करेंट कोई बिजनेस आपने ख़रीदा, 1 लाख का बिजनेस आपको 50,000 में मिल गया तो ये 50,000 आपका कैपिटल रिज़र्व के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आपने किसी तरह की अपने बिजनेस की संपत्तियों को रिवैल्यूट किया, अपने बिजनेस को रिकन्स्टिट्यूशन करने में, अपनी संपत्तियों को रिवैल्यूशन करने में आपको फ़ायदा हुआ कि जो पुरानी संपत्तियाँ थी उनका मूल्य मार्केट में बढ़ गया है, तो इस तरह के प्रॉफिट को भी हम कैपिटल रिज़र्व के अंतर्गत लाएंगे। पहला कैपिटल रिज़र्व था, दूसरा है रेवेन्यू रिज़र्व। रेवेन्यू रिज़र्व इसे सामान्य व्यापारिक लाभ से बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक रिज़र्व और जनरल रिज़र्व। तो जनरल रिज़र्व किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक रिज़र्व आपने डिविडेंड, कंपनी है और आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, उसके लिए आपने अलग से एक रिज़र्व बनाया है कि वर्ष के अंत में हम उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, उनको बांटने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बनाया जाता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, अगर आपको डिवेंचर्स का किसी तरह से भुगतान करना है, लोन आपको वापस करना है, पैसा देना है, उसके लिए भी आप स्पेसिफिक रिज़र्व बना सकते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कि आपने जो विनियोग किए उन विनियोगों का मूल्य यदि बढ़ रहा है और घट रहा है, उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी स्पेसिफिक रिज़र्व बनाए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिज़र्व जिस कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जिस हेडिंग के लिए बनाए जाते हैं, उसी में खर्च किए जाते हैं, उसके अलावा किसी और मद में से खर्च नहीं किए जाएंगे। दूसरा होता है जनरल रिज़र्व। ये प्रत्येक व्यापारी इसे यानी जनरल रिज़र्व को बनाता है, जो भविष्य की किसी भी प्रकार की जोखिमों से लड़ने के लिए या बचने के लिए सहायक होता है। तीसरा आता है सीक्रेट रिज़र्व यानी गुप्त संचय। तो ये ऐसा संचय होता है जो विद्यमान तो होता है पर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। जिस व्यवसाय में ये संचय होता है, ऐसा कोई भी व्यापार अगर सीक्रेट रिज़र्व बनाता है, इसका मतलब है कि उसकी स्थिति बैलेंस शीट में बताई गई वित्तीय स्थिति से बहुत अच्छी है। और अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक और बीमा कंपनियां इस तरह के रिज़र्व बनाती हैं, क्योंकि बीमा कंपनी और बैंक व्यवसाय में, बैंकिंग कंपनी में काफ़ी लोगों का विश्वास जुड़ा रहता है।
अगर ये सीक्रेट रिज़र्व नहीं बनाए तो इनको जो भी जोखिम है वो तुरंत सबको समझ में आ जाएंगे और सभी लोग अपना पैसा और इनमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस निकाल लेंगे, जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये भविष्य के किसी भी तरह के जोखिम को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए सीक्रेट रिज़र्व बनाते हैं। इसमें बैंक और बीमा कंपनियां मुख्य होती हैं। तो ये हमेशा विश्वास बनाए रखने के लिए सीक्रेट रिज़र्व बनाती है। गुप्त संचय कुछ इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे संपत्तियों का अवमूल्यन करके, मैंने बैलेंस शीट में आपने अपनी संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाया जबकि वास्तव में उनकी मूल्य अधिक है, या फिर दायित्वों को अधिक मूल्य पर दिखाया, दायित्व आपके कम मूल्य के हैं लेकिन आपने अधिक मूल्य पर दिखा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो आपका सीक्रेट रिज़र्व के अंतर्गत आएगा। इसी तरह पूंजीगत व्यय को आयगत मान लिया, यानी पूंजीगत जो आपने फर्नीचर या मशीन परचेज़ की, इसको 5 साल 10 साल चलेगी, लेकिन उसको 1 साल में ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख दिया, परचेज में लेके चले गए जबकि वो मशीन में आना चाहिए। तो इस तरह से पूंजीगत व्यय को आयगत मानकर भी सीक्रेट रिज़र्व को बनाया जा सकता है। ऐसी कुछ संपत्तियाँ जो कि चिट्ठे में दिखाई नहीं, अगर आपने बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट है, बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग नहीं दिखाई, या मोटर लॉरी 4 थी उसमें से 3 का अमाउंट शो किया, 1 का नहीं किया, तो ये आपका सीक्रेट रिज़र्व होगा। तो जोखिमों से बचने के लिए व्यापारी को इन रिज़र्व का सहायता लेना पड़ती है। तो इस चैप्टर में हमने प्रोविज़न और रिज़र्व दोनों को पढ़ा। प्रोविज़न व्यापारी को बनाना आवश्यक होता है, चाहे व्यापारी को लाभ हो या हानि हो, जबकि रिज़र्व व्यापारी तभी बनाता है जब उसका व्यापार में लाभ होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रोविज़न और रिज़र्व दोनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।